देश की सत्ता पर काबिज सरकार इस देश को पूरा सुधार नहीं साहब, इस देश को आप नहीं चला सकते हैं। इस देश को इस देश का मंत्री चलाएगा, इस देश को इस देश का मेंबर चलाएगा, इस देश को इस देश का आफी चलाएगा, इस देश को इस देश का खतीब चलाएगा, इस देश को इस देश का आदिवासी चलाएगा, हम आप चलाएंगे। मौजूद हैं जो अब इस मंच से संबोधित करने आएंगे। वो आजकल आर्टिकल इंडिया 19 के फाउंडर एडिटर हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसे 15 लाख से ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नवीन कुमार जी, जो आज इस सभा को संबोधित करेंगे। जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है और कुछ लोगों को इतनी दर्द होती है कि वो बेचैन हो जाते हैं और कुछ लोग इतने खुश होते हैं कि वो खुशी से उछलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बात करने वाला कोई यहाँ है। नवीन बाबू, आप स्वागत है, आप आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ और बातें होनी चाहिए, कुछ कठिन सवाल उठाए जाने चाहिए। कभी कभी अपना चेहरा भी आईने में देखना अच्छा। ये मेरे लिए भावुक पल है। दुनिया का हर बच्चा अपने पिता से डरते हुए बड़ा होता है। सेमिनार में और मुझे आज अपने पिता के सामने इसी सोन नदी के दूसरी तरफ मेरा स्कूल हुआ करता था, जहां से मैंने छठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की। इसी सोन नदी को पार करके मैं यहाँ फिल्में देखने आता था, हॉस्टल की दीवार पर। तो वो सब तस्वीरें मेरी नजरों के सामने से गुजर रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बौद्धिक विमर्श के लिए इतनी बड़ी तादाद में डेहरी ऑन सोन जैसे छोटे शहर में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इसकी कल्पना मैं दिल्ली में भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, वो इस बात से सहमत है। मैं बधाई देना चाहता हूं आयोजकों को, जिन्होंने बहुत मामूली संसाधन में सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की बदौलत ये हौसला दिखाया कि वो इतने सारे लोगों को बुलाकर और हमारे जैसे मूढ़ लोगों से कुछ बुलवाएं और सुनवाने। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं आपके बीच आज बोलने के लिए खड़ा हूं। लेकिन किस माहौल में हम बात कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब इस देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उसके खेलने के लिए ना मीडिया से छींटे मंगाए गए ताकि वो फोटोग्राफी कर सके। इस देश में बेरोजगारी अपने 45 साल के चरम पर है। 8% से ज्यादा, 6% पर बेरोजगारी भारत में भया हो चुकी है। सिद्दीक कप्पन और उमर खालिद जैसे नौजवान पत्रकार जेलों में पड़े। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा की सरकार लोगों को रौंदने के लिए खुला छोड़ चुकी है। और देश की सबसे ऊंची अदालत का सबसे बड़ा जज एक सुनवाई में पूछता है कि आर्थिक आरक्षण में कर्जा क्या है। हमें पूछना पड़ता है कि फिर हमारे अस्तित्व के होने का मतलब क्या है। तो ये जमावड़ा इसलिए नहीं है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटे और चले जाएं। ये जमावड़ा इसलिए भी है कि हम पलट कर देखें हमने कहां गलतियां की
हमने कहा भूल। आपको पता है इस देश में जो महिला आयोग नाम का संगठन है, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्नाव में जो रेप हुआ, भाजपा के माननीय विधायक जेल में पड़े हुए हैं, उनसे मिलने साक्षी महाराज नाम का एक लंपट जाता है और कहता है कि वो लोकप्रिय विधायक है। और इसे मैं जोड़ना चाहता हूं गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़े जाने से, और फिर जोड़ता हूं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष आज तक इस देश में कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा महिला नहीं, कोई आदिवासी नहीं। तो फिर आपको हाथरस से इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो फिर बिल्किस बानो को इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, फिर रबिया जाफरी को इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम अपने आप को इतना बेचारा मानने को राजी हैं कि हम उम्मीद करना ही छोड़ दें? नहीं, हम उम्मीद करना नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करना इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम उम्मीद करना इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि ये हमारे होने और न होने का सवाल है। हम उम्मीद करना इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि ये हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के भविष्य का सवाल है। हम आप अपने आने वाली नस्लों को आपके रहते कर्म पर छोड़ने को तैयार हैं। इसलिए मैं कुछ ठोस बातें करना चाहता हूं। और जब हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, जब हम मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, जब हम पिछड़ा आयोग की बात कर रहे हैं, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, जब हम पेरियार बाबा साहब फुले की बात कर रहे हैं, जब हम बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाकई ओबीसी को इकाई बची है? क्या वाकई ओबीसी नाम का कोई मोर्चा बचा है? और अगर ओबीसी नाम का कोई मोर्चा बचा है तो देश की सत्ता पर काबिज सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने कैसे? ये इनका कोई आज का सपना नहीं है दोस्तों। 1998 में आपको बड़ी दिलचस्प घटना बताता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी उन्होंने कहा था कि हम संविधान की समीक्षा कर रहे हैं। और आपको पता है उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, दलित। तो के.आर. नारायणन ने कहा यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश का सिस्टम संविधान की वजह से फेल हुआ है या इस देश के सिस्टम ने संविधान को फेल किया। लेकिन यहीं पर आपको के.आर. नारायणन और द्रौपदी मुर्मू का अंतर भी समझना पड़ेगा। आप हमारी इंटेलिजेंसिया बड़ी कंफ्यूज रहती है। वो जाति की बात करते करते, वो मंडल कमीशन की बात करते करते, वो आरक्षण की बात करते करते कब फांसीवादी हो जाती है, कब दंगाइयों के साथ बैठ जाती है, कब इस देश के लंपट हुकूमतों के साथ चली जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। और अगर पता चलता है तो इतना शर्त है कि वो हमको और आपको नीलाम करने को तैयार है। हमको इन शातिराना हरकतों को समझने की जरूरत है। अभी आजमगढ़ से आए साथी कह रहे थे कि कल्चर को अलग रखना पड़ेगा, राजनीति को अलग रखना पड़ेगा, संविधान को अलग रखना पड़ेगा, संस्कृति को अलग रखना पड़ेगा। मेरे भाई, इस दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ ग्रामशी। वो कहता था एवरी रिवॉल्यूशन इज अ कल्चर। दुनिया की हर क्रांति एक संस्कृति है। बिना संस्कृति के आप कोई रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते, कोई क्रांति नहीं ला सकते। इसीलिए संस्कृति के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की एकता को, इस देश के भाईचारे को, हिंदू और मुसलमान के बीच के अफाफे को बिना किसी कल्चर के, बिना किसी संस्कृति के बचा लोगे, आप अपने आप को ठग रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा एक कल्चर है, हमारा कल्चर हिंदू राष्ट्र का कल्चर है। वो कहते हैं हमारा कल्चर बाबरी मस्जिद को तोड़ देने का कल्चर है। वो कहते हैं हमारा कल्चर मथुरा को शहीद कर देने का कल्चर है। वो कहते हैं कि काशी में एक नया मंदिर बनाने का कल्चर है। नहीं साथी, हमारे कल्चर के खिलाफ एक साजिश हुई है और तुम्हारे कल्चर के खिलाफ हमको एक नया सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और तब जाकर इस देश में कोई क्रांति हो सकती है। बिना संस्कृति को बदले हुए क्रांति होने वाली है। आपको गीत गाना पड़ेगा, आपको गाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते
अंबेडकर और फुले को अलग करके, पेरियार और बाबा साहब को अलग करके, मुंडे और बाबा साहब को अलग करके, दोनों को अलग अलग खांचे में रख के आप कोई क्रांति नहीं कर सकते हो। इस देश का आईन नहीं बचा सकते। हम कंपोजिट कल्चर वाले लोग, हम साथ रहने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग हैं। हमको दंगाई बनाया गया है, तो हमको दंगाई कैसे बनाया गया है? संविधान ने तो नहीं कहा कि दंगाई बन जाओ, हमको संस्कृति के जरिए दंगाई बनाया, हमको दंगाइयों का समर्थन करना सिखाया गया। तो एक दंगाई सोच के खिलाफ आप एक नई सोच से लड़ सकते हो। हर नैरेटिव के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव आपको वीव करना पड़ेगा। हालांकि ये मुश्किल काम, ये बहुत मुश्किल काम है और इसकी परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती है। तो हमको उस परंपरा का सिपाही बनना है। हमको कोई भेदभाव में नहीं जाना। हमको पता है कि लड़ाई बड़ी मुश्किल है। हमको पता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और मुश्किल होगी। अभी कंचन कह रही थी कि इस देश में जो होने वाला है वो अभी से ज्यादा भयावह होने वाला है। हाँ, हमको पता है दुनिया के किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चीतों के साथ खेलने के लिए करोड़ों रुपया नहीं उड़ाता है, हमारे यहाँ उड़ाता है। तो जाहिर सी बात है हमको और आपको इस पर ताली पीटना सिखाया गया। तो आपको क्या लगता है हम क्या इतने इनोसेंट लोग हैं? इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग जो हैं वो बिना ओबीसी के समर्थन के बैठे हुए हैं, वो बिना दलितों के समर्थन के बैठे हुए हैं, वो बिना आदिवासियों के समर्थन के बैठे हुए हैं। नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस देश के वो कौन से दलित थे, वो कौन से आदिवासी थे, वो कौन से पिछड़े थे जिन्होंने इस देश की सत्ता पर बैठाकर लंपटों को काम। झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों की पहचान करके उनको बताने की जरूरत है हमारा रास्ता संविधान का रास्ता है। इस देश में संविधान सभा की बात हो रही थी, उसकी बहसों की बात हो रही थी, जॉन स्टुअर्ट मिल की उक्तियों की बात हो रही थी। तो बाबा साहब ने कहा था ये संविधान चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अपने आप को किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के हवाले मत कर देना जो तुम्हारी संस्थाओं को ही रोकने लगे। और संस्थाओं का मतलब क्या? संस्थाओं का मतलब क्या केवल चुनाव आयोग? संस्थाओं का मतलब क्या केवल संसद? संस्थाओं का मतलब क्या केवल सुप्रीम कोर्ट? नहीं, एक नागरिक के तौर पर हम भी एक संस्था, हमारी नागरिकता के बोध को भ्रष्ट किया गया है। हम और आप इससे नजर चुराकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इस देश में शिक्षा की बात होनी बंद हो गई और बड़े शाकिराना तरीके से बंद हो गई। क्या हुआ इलाहाबाद में? नौकरी मांग रहे छात्रों को पीटा गया। क्या हुआ लखनऊ में? नौकरी पक्की करने वाले शिक्षकों को पीटा गया। इस देश में ठेकेदारी पर शिक्षण व्यवस्था इस देश का सबसे बड़ा अपराध है। जो भी इस देश में ठेके पर पढ़ाने की बात करता है वो हमारा और आपका अपराधी है, उसको पूछना पड़ता है। अगर ठेके पर प्रोफेसर लाओगे, अगर ठेके पर शिक्षक लाओगे तो तुमको एक ठेकेदार नागरिक मिलेगा। वो संविधान बचाने वाला नागरिक नहीं मिलेगा, वो लोकतंत्र बचाने वाला नागरिक नहीं मिलेगा, वो भाईचारा बचाने वाला नागरिक नहीं मिलेगा। तो लड़ाई चौतरफा है। एक तरफ नागरिकता के बोध को बचाना है, दूसरी तरफ संविधान को बचाना है, तीसरी तरफ लोकतंत्र को बचाना है, हमारे एकता को बचाना है। और इस चौतरफा मोर्चे के हर एक रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं बार बार इसलिए शिक्षा की बात करता हूं कि हमको और तुमको अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है, हमारे बाल बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। इस देश के हायर एजुकेशन में प्राइवेट व्यवस्था इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। इस देश के तमाम प्राइवेट इंडस्ट्रीज के खाता तोड़ दिया जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हो, मैंने जब बीएचयू में दाखिला लिया था मेरी फीस 32 रुपए थी। मैंने 6वीं से 12वीं तक नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, मेरी फीस 4 आने भी नहीं थी। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, मेरी फीस 1200 रुपए थी। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की, मेरी फीस 4500 रुपए थी। और आपको पता है एमईटी में बीए करने की फीस कितनी है? पहले साल की 4.5 लाख। आप सोच लो, केवल फीस है, ये ट्यूशन फीस है। मतलब एक बच्चा अगर 3 साल में बीए करेगा तो उसको 13.5 लाख रुपए चाहिए। और नोएडा में रहने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, किराया, ये सब अलग से।
मतलब 20 लाख रुपया कम से कम आपके पास हो तो आपके घर का बच्चा नहीं कर सकता। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फीस पढ़ाई जाती है तो इस देश के लंपट लाल कहते हैं कि कहां से आएगा पैसा। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, ये खतरा है। खतरा तो ये है कि इस देश के पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी प्राइवेट बनाने की तैयारी है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां सेल्फ स्पॉन्सर्ड पाठ्यक्रम नहीं शुरू किए। सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्या है? ये गद्दारी है हमारे और आपके साथ, हमारी और आपकी सोच के साथ। ये बेईमानी है हमारे और आपके इरादों के साथ। क्यों? इसलिए कि इस देश का अगर दलित पढ़ जाएगा, इसलिए कि इस देश का अगर पिछड़ा पढ़ जाएगा, इसलिए कि इस देश का आदिवासी और पसमानदा पढ़ जाएगा तो फोकट में ड्राइवरी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए कि मुफ्त में हजामत बनाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए कि कोलकाता की सड़कों पर पसीना बहाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इस देश के सस्ते मजदूर मिलते रहे, इसलिए जरूरी है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, इसलिए जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था महंगी की जाए, इसलिए जरूरी है कि इस देश से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जाए। हम और आप एक दूसरे से नजरें चुराकर क्या किसी अंजाम तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं? आपको पता है इस देश में एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। एक आदमी 3,500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकला है, आज उसका 12वां दिन। आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो? हम इतनी कम उम्र में 3-4 किलोमीटर चलने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि हेजीमनी कैसे काम करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे काम करता है और कैसे वो हमारी और आपकी सोच पर कब्जा कर लेता है। कल शनिवार था, यात्रा का 10वां दिन था। मैं दिल्ली में उठकर बैठा और मैंने जानना चाहा कि यात्रा कहां पहुंची है, क्या हालत होगी। ये देखिए मैं लेकर आया हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 30 पन्ने का अखबार है। इस 30 पन्ने में एक भी लाइन भारत जोड़ो यात्रा के बारे में नहीं है, एक भी लाइन नहीं है। ये नवभारत टाइम्स है, एक भी लाइन भारत जोड़ो यात्रा के बारे में नहीं है। ये जर्नलिज्म ऑफ करेज, साहस की पत्रकारिता, एक कॉलम खबर है। ये अमर उजाला, हिंदी के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में से एक, 1.5 कॉलम की खबर है। ये बिरला जी का अखबार, कांग्रेस का अपना अखबार आता किसी जमाने में, 30 पन्ने में एक लाइन भी खबर नहीं। तो जब कांग्रेस की खबरें नहीं छपती हैं, जब जिन लोगों ने इस देश को बनाया उनकी खबरें नहीं छपती हैं, जिन लोगों ने इस देश को चलाया 70 साल तक उनकी खबरें नहीं छपती हैं, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी खबरें ये लोग छापेंगे, तुम्हारे नेताओं की खबरें ये लोग छापेंगे, तुम्हारे आंदोलनों की खबरें ये लोग छापेंगे? नहीं, ये नहीं होने वाला। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कल्चरल हेजीमनी की बात कर रहा हूं, सांस्कृतिक एकाधिकार को तोड़ने की बात कर रहा हूं, एक काउंटर कल्चरल नैरेटिव बिल्ड करने की बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं कि बिना सांस्कृतिक बदलाव के आप एक मोर्चा तो निकाल सकते हो, विरोध की संस्कृति नहीं विकसित कर सकते। हर विरोध एक संस्कृति है, उसकी एक आदत डालनी पड़ती है। चेतना क्या है? अपने आप में एक संस्कृति है। वैज्ञानिक चेतना क्या है? तो पुष्ट उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मीडिया की बात होती है और आप जिस मीडिया के भरोसे बैठे हो, आपको क्या लगता है रातों रात जिस मीडिया, आप कल्पना करके देखो कि आज से 15 दिन पहले इसी बिहार में रामराज आया हुआ, कोई बात नहीं होती थी, सब जगह शांति ही शांति थी, सुशासन की सरकार थी। लेकिन 15 दिन पहले अचानक से इस बिहार में जंगल राज है। चारों तरफ पत्रकार फड़फड़ाने लगे, उनको लगा देखो इधर भी गड़बड़, उधर भी हत्याएं हो रही है, उधर भी लूट, उधर भी फसाद। अखबारों के पन्ने रंगे जाने लगे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके भीतर का पत्रकार जिंदा हो गया, इसलिए कि उनके भीतर का हैवान जिंदा हो गया। वो आपको अपने बराबर नहीं देखना चाहते, वो आपको हैवान बताकर, वो आपको दुष्ट बताकर, वो आपको पासी बताकर, वो आपको देशद्रोही बताकर, वो आपको इस देश के खिलाफ ले जाकर बताना चाहते हैं कि इस देश को सिर्फ हम चला सकते हैं। नहीं साहब, इस देश को आप नहीं चला सकते हैं। इस देश को इस देश का दर्जी चलाएगा, इस देश को इस देश का मेंटर चलाएगा, इस देश को इस देश का पासी चलाएगा, इस
इस देश को चलाने की मांग न करने लगे। इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस देश के खिलाफ हैं। इस देश के दलितों को कहा जा रहा है कि तुम इस देश के खिलाफ हो, तुम नक्सली हो। इस देश के आदिवासियों को बताया जा रहा है कि तुम हथियार उठाते हो, तुम पत्थरगड़ी करते हो, तुम इस देश के खिलाफ हो। इस देश के मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लड़के अरब देश में नौकरी करने जाते हैं, तुम दंगाई हो, देशद्रोही हो, गद्दार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के 85% से ज्यादा लोगों को देशद्रोही बताकर, गद्दार बताकर, दुष्ट बताकर, बेईमान बताकर चौड़े से इस देश की हुकूमत चल रही है और हम और आप उनकी जय बोल रहे हैं। उनके कहने पर हम ताली बजाते हैं, उनके कहने पर हम थाली बजाते हैं, उनके कहने पर तिरंगा लहराते हैं। क्यों? इसलिए कि हमको मान लिया जाए कि हम देश के गद्दार नहीं है, हम भी इस देश को उतना ही है। मैं इसलिए ये बात आपसे कहने आया हूं कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो समझ आपके सामने रख रहे हैं, हमारी जो चेतना कहती है, हमारी जो समझ कहती है, वो दूर की लड़ाई के लिए। आप बताइए जरा, इस देश में कितने लोग जेलों में पड़े हैं? लक्ष्मण बेहतर बोलेगा इसके बारे में। क्या कसूर है प्रोफेसर आनंद के तुमड़े का? क्या कसूर है प्रोफेसर गौतम नवलखा का? क्या कसूर है प्रोफेसर हनी बाबू का? क्या कसूर है सुधा भारद्वाज का? सिवाय इसके कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हिमायत करते थे, सिवाय इसके कि वो नहीं चाहते थे इस देश में दंगा फसाद हो, वो नहीं चाहते थे कि इस देश के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए, उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई इस देश में इस तरह की बात करे कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेते जाए। बेशर्मी की इंतहा होती है। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद खुलेआम कहती है कि मैं नाथूराम गोडसे की पुजारी हूं। वो खुलेआम कहती है कि गांधी ने इस देश को बर्बाद किया। हम इस डिबेट में जा सकते हैं कि गांधी, नेहरू, पेरियार, जिन्ना, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या था। ये डिबेटेबल है, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट का हिस्सा है। लेकिन कोई इस देश की संसद में बैठने वाला खुलेआम गांधी की हत्या पहला पॉलिटिकल मर्डर था इस देश का, और सबसे ब्रूटल। एक मर्डरर को, एक किलर को खुलेआम अगर ये कहे कि वो हमारा हीरो है, तो आप समझ जाइए। और उसके बाद वो चौड़े से संसद में बैठती है सर। तो हमको समझना तो पड़ेगा कि साजिश कहां है, हमारे पूरे माइंडसेट को कैसे बदला जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री दिल्ली की सभा में कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। किसको पहचान लेते? हम तो मतलब आधार कार्ड देख के नहीं पहचान पाते, आप कपड़ों से पहचान लेते। और ये चलता है, इस देश का एक मिनिस्टर खुलेआम नारे लगाता है इस देश के गद्दारों को, झूठे वालों सालों को, और उसको तरक्की मिलती। तो ये ताकत की केवल लड़ाई नहीं है। वो इस जगह तक कैसे पहुंचे? वो इस जगह तक पहुंचे हमारे और आपके दिमाग को कल्चरली बदलकर, सांस्कृतिक तौर पर हमको और आपको मूर्ख बनाकर, हमको उल्लू बनाकर, या समझिए हमसे छल और प्रपंच कर। हम इसलिए इस पर विस्तार से बात करना चाहते थे ताकि आप समझें कि साजिश क्या है। हम इसलिए आपसे जोर देकर कहना चाहते हैं कि आप अपने घरों में मूर्तियां कम और किताबें ज्यादा रखें। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप खेल तमाशों और मेलों में चंदा कम दीजिए, लेकिन कोई बच्चा आकर कहे कि अंकल 100 रुपए देंगे तो मैं एक किताब खरीदूंगा, उसको जरूर दीजिए। आज अम्बेडकर होते तो कैसे रिएक्ट करते इस हालात में? मैं अक्सर इस बात पर सोचता हूं। मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ता हूं उसके टेक्स्ट, तो सोचता हूं कि आज अगर अम्बेडकर वही लिख रहे होते जो उन्होंने उस समय लिखा, आज जब पेरियार वही लिख रहे होते जो उन्होंने 1930 के आसपास लिखा, आज फुले वही लिख रहे होते जो उन्होंने उस समय लिखा हो, तो आज हिंदुस्तान की जेलों में पड़े, आज भारत की जेलों में पड़े होते। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें नहीं हो रही है, लोग उसकी कीमत चुकाए। मैं बहुत उम्मीद से हूं इस देश के अध्यापकों से, मैं खास तौर पर यह अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस महफिल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में पढ़ाते हैं।
आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एक ट्रक में तब्दील हो चुका है। उसका दिमाग भोथरा हो चुका है, वह सोचना समझना बंद कर चुका है, या फिर वो अपनी समझ को गिरवी रख चुका है। इसीलिए मुझे ज्यादा उम्मीद होती है कॉलेजों में पढ़ाने वालों से, ज्यादा उम्मीद होती है स्कूलों में पढ़ाने वालों से, कोचिंग संस्थानों में से पढ़ाने वालों तक से। मुझे पता है कि आप ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, आप कुछ बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई तब तक अंजाम तक नहीं पहुंच सकती जिस दिन तक आप अपने आप को बचाने का डर अपने दिल से निकालें। तो अपने दिल से डर निकालिए और सोचिए कि जहां हम लड़ रहे हैं, जहां हम सोच रहे हैं, वो चीजें कहां जा रही हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं। आपको अंदाजा नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा है। आप नैरेटिव को समझने की कोशिश कीजिए। क्या मजे की बात है कि राष्ट्रवाद के शिखर पर, या मैं कहूं छद्म राष्ट्रवाद के शिखर पर, पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म फ्लॉप हो जाए। कमाल नहीं है? पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म जिसके बारे में कहा गया कि दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान के बाद साक्षात नरेंद्र मोदी आए, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती। लेकिन असुरन, जय भीम, सैराट ऐसी फिल्में जो जातीय व्यवस्था पर खुली झूठ करती है, उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, वो फिल्में हिट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि समाज बदल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी सोच बदल रही है, माहौल बदल रहा है। जरा इस माहौल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंबेडकर पर सीरीज बनती है, क्या यह कोई साधारण घटना है? लेकिन आखिर की तरफ बढ़ते हुए मैं जो कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का नारा 100 साल पुराना आज भी वहीं के वहीं खड़ा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हुआ क्या है? पिछले 70-75 साल के बदलते हुए नैरेटिव को समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या होता था कि कोट टाई पैंट उतारकर नेता मैदान में कूदता था और उसके बाद जाकर संसद और विधानसभाओं में बैठता था, हमारा नायक बनता था। आज क्या है? नेता मैदानों से चलता है और चलते 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 कोट टाई पैंट पहनकर हमको और आपको रौंदने लगता है। ये अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। हमको ऐसे नायकों, ऐसे नेताओं की भी पहचान करनी पड़ेगी इसी संघर्ष के जरिए, जो वाकई हमारी और आपकी बात करते हैं। नहीं तो हमको और आपको समझा दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी, उनकी जय। और हम और आप समझ जाएंगे, ये बड़ा सिंपल नैरेटिव है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इससे ज्यादा राज तो कभी आया ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 80 से ज्यादा। इतना कभी नहीं रहा, वो सब सत्ता में बैठे हुए। तो मान लीजिए ना कि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री है, एक आदिवासी राष्ट्रपति है, और आ गया दलितों, पिछड़ों का राज। तो क्या हम और आप इसको मानने को राजी हैं? कहने को एक पसमानदा भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में आपको पता चलेगा। मैं जो आखिर में कहना चाहता हूं वो ये कि हमको और आपको नैरेटिव बनाने के लिए संस्थाओं को बनाने की जरूरत है। और संस्थाओं का मतलब ये होता है कि जो अभी जो विषय रखा गया था कि संस्थाओं का पतन, इस देश की संसद को डिमीन किया गया, कैसे कृषि कानून पास हुए हम सब जानते हैं, कैसे 370 को खत्म किया गया हम सब जानते हैं। लेकिन उससे लड़ सकते थे अगर हमने उसका कोई काउंटर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की होती। इस देश में इतने सालों तक, मैं साफ साफ कहता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं, हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने समय तक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, बहन मायावती मुख्यमंत्री रहे, बिहार में लगातार 30 साल से किसी पिछड़े का राज चला रहा है। आपने कोई संस्था बनाने की कोशिश क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कोशिश की कि आप अपना कोई मीडिया खड़ा कर लें? आपने क्यों नहीं कोशिश की कि कोई ऐसा रिसर्च का ढांचा खड़ा कर दें जहां आपके लोग आए और अपने लिए नैरेटिव तैयार करें? आपसे पेरियार लल्लई को छीना गया, आपसे कर्पूरी ठाकुर को छीना गया, आपसे बाबू जगदेव को छीना गया, और अब नोट करिए इस बात को, आपसे अंबेडकर को छीन लिया जाएगा। इसकी तैयारी दिल्ली के
तीन मूर्ति भवन लाइब्रेरी में रामनाथ कोविंद फिर से दलित रामनाथ कोविंद से भाषण दिलवाया गया है, उनसे इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखवाया गया है कि नरेंद्र मोदी दरअसल अंबेडकर की सोच के पहले और सबसे जरूरी बात और लिख लीजिए और एक किताब लिखवाइए। वो किताबें मुफ्त में बंटवाई जा रही है और आज नहीं तो 10 साल बाद लोग आपको आकर बताएंगे कि पता है बाबा साहब की आइडियोलॉजी को सचमुच में किसने आगे बढ़ाया था, नरेंद्र मोदी। और 5 जन ने कहेगा कि मूक नायक वगैरह जस्टिस वगैरह तो सब ऐसे ही थे, बाबा साहब की आइडियोलॉजी के अखबार और पत्रिका तो हम हैं और हम और आप इस बात को मान लेंगे। तो साथियों, आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाषणों से देश नहीं बदलता है। अगर भाषणों से देश बदल पाता, हालात बदल पाते तो पिछले 8 साल में देश बदल गया। हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो विशुद्ध तौर पर भाषणबाज है, उसको भाषण के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन देश नहीं बदलता है, देश गड्ढे में चला जाता है और इस पर कोई बातचीत नहीं। तो आप अपने नेताओं को पकड़िए, अपने सामाजिक नायकों को पकड़िए और उनसे कहिए कि आप कौन सा संस्थान खड़ा करने जा रहे हैं, हम कहां बैठने वाले हैं। आप अच्छी लाइब्रेरी बनाइए, आप अच्छे हॉल्स बनाइए जहां बैठकर बहस मुबाहिसे हो सके, आप अच्छे अखबार शुरू कीजिए, आप अपना मीडिया खड़ा करिए। और जब मैं मीडिया कहता हूं तो मैं यूट्यूब और फेसबुक नहीं कह रहा हूं। इस देश में 85% और अगर मैं केवल हिंदी हार्टलैंड की भी बात कर दूं तो कम से कम 50 करोड़ आबादी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा मुसलमानों की। क्या कल्पना कर सकते हैं कि 50 करोड़ आबादी के 10% लोग भी अगर कोई अखबार खड़ा करने के लिए सोच रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार पहले दिन बन सकता है, पहले दिन बन सकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स से बड़ा अखबार खड़ा कर सकते हैं, वो आज तक और एबीपी न्यूज और ऐसे तमाम चैनलों से बड़ा चैनल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन नहीं कोशिश की, कोई बात नहीं, अभी से ये करना पड़ेगा। मुझे जो एक बात समझ में आती है कि दक्षिण और उत्तर भारत का अंतर जरा समझिए। यही ताकतें उससे ज्यादा ब्रूटल फोर्सेस के साथ तमिलनाडु में काम करती है, यही ताकतें उससे ज्यादा ब्रूटल फोर्सेस के साथ केरल में काम करती हैं, लेकिन वो वहां कुछ भी नहीं मिला पाती, वो कोई बदलाव नहीं कर पाती, वो खाता खोलने के लिए तरसती है। क्यों? क्योंकि वहां के नायकों ने पहचाना कि हमको अपना मीडिया खड़ा करने की जरूरत है, हम इनके भरोसे नहीं रख सकते। आपका आइडियोलॉग अगर लक्ष्मण लिखना चाहे कल को निबंध तो उसको कौन छापेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदुस्तान, प्रभात टाइम्स नहीं। आपको अपना मीडिया इसलिए खड़ा करना पड़ेगा कि अगर लक्ष्मण कल कुछ लिखे तो वो छप सके, अगर राजेंद्र बाबू कुछ लिखे तो वो छप सके, वो अपने लोगों तक पहुंच सके, हम अपने लोगों तक अपनी तरह की बात कर सके। इसलिए इतिहास की जड़ों में जाओ, खोदो और निकालो कि हमारे दबे हुए नायकों को किन लोगों ने दफन करने की साजिश रची। कौन लोग थे जिन्होंने हमसे बाबू जगदेव को छीन लिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने हमसे छीन लिया कर्पूरी ठाकुर को हमसे? और वो कौन लोग हैं जो लालू यादव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? वो कौन लोग हैं जो बिहार में चंद्रनाथ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कौन सजेगा उन सब के चीजें? उन सारे चेहरों को पहचानिए, उन सारे चेहरों को बेनकाब करिए, उन सारे चेहरों से लड़िए और फिर मुट्ठी बांधकर एक साथ एक आवाज में आगे बढ़िए। मैं दावा करता हूं कि अगली बार जब इस तरह की सभा करेंगे तो देहरी और सोन का सबसे बड़ा मैदान छू जाता है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तह, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तह, कुछ पता तो चले कहां दफन, कुछ पता तो चले कहां दफन। आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से सुना, इतना मान दिया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत छोटा शब्द है, आपके जय सचिदानंद, जय बाबा।